डीमन एम्परर के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एम्परर और यूनहाई गॉड डूगो का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर एम्परर को उसके आने की प्रेजेंस फील हो जाती है और वो अपने आदमियों से कहता है तुम लोग अपने काम पर लग जाओ और यूनहाई अब तुम्हारी बारी है अपना रोल प्ले करने की। यूनहाई उसे पूछता है ब्रदर जाओ क्या सच में हमें ये करने की जरूरत भी है? तो एम्परर उसे कहता है हाँ बिल्कुल ये करना ही पड़ेगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी आर्मी को और वहाँ पर 4 जनरल्स भी होते हैं और फिर वहाँ पर गॉड डूगो आ जाता है और 4 जनरल्स उसे ग्रीट करते हैं और फिर डूगो उनसे पूछता है तो लूक लैन की सिचुएशन क्या है? तो उनमें से एक उसे बताता है लूक लैन अभी के लिए तो पीस में है। मार्शल डूगो कहता है तो हम टाइम पे पहुंच गए, लेकिन फिर से उसका एक जनरल उसे कहता है ये हमारे आने से पहले ही हो चुका था। ये सुन के मार्शल डूगो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या, कब, ये कैसे हो गया? और तुम लोग यहाँ पर इतने दिनों से क्या कर रहे थे? तुमने कुछ पता क्यों नहीं लगाया? तो उसका एक जनरल उसे कहता है यहाँ पर 5th ग्रेड के एरे लगे हुए हैं इसलिए हम अंदर ही नहीं जा सके। और फिर मार्शल डूगो उन एरेस को देखकर कहता है ओ तो ये बात है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा माइटी फिगर है जो कि इन एरेस को भी बना सकता है, मैं उससे जरूर मिलना चाहूँगा। और फिर सारे लोग लूक लैन से मिलने के लिए जाने लगते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्शल डूगो वहाँ पर पहुँच जाता है और उनके वेलकम के लिए वहाँ पर एम्परर आता है और उन्हें ग्रीट करता है। मार्शल डूगो उसे देखकर उससे कहता है तो तुम हो लूक लैन के स्टीवर्ड और मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने रहते हो और तुमने मेरे जनरल्स के टोकन पर भी भरोसा नहीं किया, तो फिर तुमने मुझे देखते ही मेरा भरोसा कैसे कर लिया? तो एम्परर उसे कहता है मार्शल डूगो आप तो गॉड ऑफ वॉर हैं, आपकी कोई कैसे कॉपी कर सकता है? लेकिन वो अपने मन में कह रहा होता है सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है, तो अब वक्त आ गया है कि शो को शुरू करें। और फिर एम्परर उसकी ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के तारीफ करने लग जाता है और फिर मार्शल डूगो उसे कहता है हाँ मैं समझ गया, वैसे क्या मैं लूक लैन के हेड से मिल सकता हूँ? एम्परर उसे कहता है ओह आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। और फिर वो लोग उनसे मिलने के लिए चल देते हैं और फिर वो सारे उनके टेंट के पास पहुंच जाते हैं और मार्शल डूगो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो एम्परर से पूछता है ये सब क्या है? तो एम्परर उसे बताता है हम अभी एक डिजास्टर से गुजरे हैं, इसलिए हालात को सुधारने के लिए हमारे सिपाही हर दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर से वो लोग लूक लैन के हेड से मिलने के लिए वहां से जाने लगते हैं और वो लोग उस तरफ जा ही रहे होते हैं कि वो लोग सुनते हैं कि कोई किसी किताब को पढ़ रहा होता है। तो ये सुनकर मार्शल डूगो पूछता है ये कौन क्या पढ़ रहा है? तो एम्परर उसे बताता है अरे हाँ मैं तो भूले गया था, यंग मास्टर की 10 घंटे की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अभी हमें उन्हें थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए। और फिर वो लोग उस कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर यूनहाई होता है और वो एक बहुत ही अजीब से पोजीशन पे खड़ा होता है और उसके ऊपर 3 पानी से भरे बोल्स रखे हुए होते हैं और देख रहे हो ना कि उसके नीचे क्या होता है। ये एक बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? और ये देखकर मार्शल डूगो भी पूछता है जाओ पान ये सब क्या है? तो एम्परर मार्शल डूगो से कहता है ये हमारे लूक लैन के यंग मास्टर हैं लू यूनहाई, और हमारा लूक लैन मिलिट्री की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है और ख़ास करके हमारे यंग मास्टर, इसलिए वो अभी से ही स्टडी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो किसी दिन मार्शल डूगो के अंडर सर्व कर सके। मार्शल क्या आप हमारे यंग मास्टर को एक्सेप्ट करेंगे? डूगो कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर ये नौजवान लड़का अपने देश की सेवा करना चाहता है तो। लेकिन उसके और कुछ कहने से पहले ही एम्परर चिल्ला के कहता है परफेक्ट यंग मास्टर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मास्टर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, अरे इनके लिए चाय वाय तो लेकर आओ। और यूनहाई को भी उस पोजीशन से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए वो भी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग उस कमरे से बाहर आते हैं और लोग जैसे ही बाहर आते हैं वहाँ पर मिस लू आ जाती है और कहने लगती है
क्या आप सच में मार्शल डूगो हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपको देखकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और फिर एम्परर मिस लू के पास जाता है और उसे कहता है, कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो रहा है, थोड़ा सा कम करो। और मिस लू शांत हो जाती है और फिर एम्परर मार्शल डूगो से उनका इंट्रोडक्शन कराता है। और मिस लू की खूबसूरती को देखकर उन 4 जनरल्स के दिल में ठरक का वोल्केनो फूट रहा होता है। क्या करें, रहा नहीं जाता ना, तड़प ही कुछ ऐसी है। एम्परर डूगो से कहता है, आप आज हमारे यंग मास्टर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। और आप इनके कीन क्यों नहीं बन जाते हैं? कीन मतलब परिवार का हिस्सा, या फिर आप इनके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं बना लेते हैं? और रिलेशनशिप का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। डूगो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कीन? पर मैं तो राजी हूँ, पर क्या लू क्लैन के हेड मानेंगे? तो मिस लू उन्हें कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मेरे डैड इसके लिए जरूर मान जाएंगे, यही तो उनकी सबसे दिली ख्वाहिश है। तो फिर डूगो कहता है, अब जब क्लैन हेड मान चुके हैं तो मैं ये करने के लिए बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ पर यूनहाई उसके लिए चाय लेकर आ जाता है और कहता है, मैं लू यूनहाई गॉड फादर को ग्रीट करता हूँ। और ये सुनते ही डूगो शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम मुझे गॉड फादर क्यों बुला रहे हो? तो एम्परर उसे कहता है, क्यों, आपने ही तो कहा था कि आप इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? और फिर डूगो एम्परर से कहता है, तो तुम्हारा ये मतलब था? एम्परर उसे पूछता है, तो फिर आपने क्या सोचा? डूगो कहता है, मैंने सोचा था कि मैंने ये सोचा था कि अब छोड़ो, जाने भी दो उसे। और फिर एम्परर डूगो से कहता है, आपको मुबारक हो, आपको और एक ब्राइट ग्रैंडसन मिल गया है और मुझे यकीन है कि हमारे यंग मास्टर आपको निराश नहीं करेंगे। और फिर डूगो कहता है, वैसे जाओ फान, अब हमें क्लैन हेड को मिलने जाना चाहिए ना। और अचानक से ही एम्परर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, हाँ आपने सच कहा, हमारे क्लैन हेड भी आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और फिर वो सारे उस टेंट में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर डूगो देखता है कि वहां पर तो किसी की अस्थियां रखी हुई होती है। और फिर एम्परर वहां पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, क्लैन हेड आपसे मार्शल डूगो मिलने आए हैं, आपको बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होगी ना। फिर डूगो देखता है कि वो दोनों भी रो रहे होते हैं और वो सोचता है, मैंने ये कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर एक ऐसा डिजास्टर आया होगा कि जिससे कि इनके फैमिली हेड भी मारे गए। मुझे आने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई। उसके बाद डूगो एम्परर से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर 5th ग्रेड के एरे किसने लगाया है? क्या इसे क्लैन हेड ने लगाया है? एम्परर उसे बताता है, हाँ ये पर्सनली हमारे क्लैन हेड ने ही लगाया है। डूगो कहता है, पर कितनी अफसोस की बात है कि मुझे आने में देर हो गई, वरना अगर वो जिंदा होते तो मैं उन्हें अपनी आर्मी में लेता और वो हमारी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते थे। और वो कौन था जिसने कि लू क्लैन पर ऐसा अटैक करने की हिम्मत किया और यहाँ तक कि क्लैन हेड तक को भी मारकर तुम्हें इन सब से सफर करने को छोड़ दिया? एम्परर कहता है, और यही नहीं, हमारे पास पहले लाखों लोग थे और अब सिर्फ 10,000 लोग ही बचे हैं। ये सुन के डूगो कहता है, उन कमीनों ने साधारण इंसानों को भी नहीं छोड़ा और अब मैं जब यहाँ पर आ गया हूँ, मैं उन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और फिर 4 जनरल्स में से एक मिस लू के पास आ जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, यूनहाई अब हमारा भाई है और अब आपका हमारे साथ रिलेशनशिप है, इसलिए हम आपकी जरूर मदद करेंगे। और फिर वो उसकी तरफ उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा होता है, लेकिन एम्परर उसे आकर पकड़ लेता है और कहता है, आपकी इस काइंडनेस के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और फिर वो वहाँ से हट जाता है और कहता है, हाँ हाँ मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। डूगो चिल्लाते हुए कहता है, जाओ फान, तुम बस मुझे ये बताओ कि वो लोग कहाँ से आए थे, मैं इसी वक्त ही वहाँ पर जाकर उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा। एम्परर उसे कहता है, मार्शल डूगो आप तो सच में गॉड ऑफ वॉर हैं, इसलिए मैं आपको सीधे ही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया था वो लोग हेल वैली से हैं और मुझे ये पक्का यकीन है कि आप उनमें से हर एक को जमीन से उखाड़ फेंकेंगे। ये सुनते ही डूगो घबरा जाता है और कहता है, क्या हेल वैली? पर तुम्हारे पास
क्या कोई सबूत है कि ये हेल वैली के लोगों ने ही अटैक किया था? एम्परर उन्हें कहता है, क्या सबूत? पर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आकर अटैक करके चले गए, इसलिए यहाँ पर कोई सबूत छूटा ही नहीं। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर सन क्लैन, काइरोंग और उसका बेटा यहाँ पर छूट गए हैं और मुझे लगता है कि वो लोग उनके स्पाइस हैं और वो लोग अभी हमारी कस्टडी में हैं। तो क्या ये सबूत काफी होगा? तो 4 जनरल्स में से एक आकर कहता है, स्पाई का इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, वो लोग सबूत के तौर पर नहीं ले जा सकते हैं। डूगो भी कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं ये अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर बिना किसी ठोस सबूत के मैं उन पर ऐसे ही अटैक नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं अभी ही उन पर अटैक करके उन्हें मिट्टी में मिला देता। और तभी ही वहाँ पर पेंग आ जाता है और कहता है, चाओफान, हमारे स्काउट्स ने ये रिपोर्ट दिया है कि विंडगेट सिटी के ऊपर कुछ फ्लोटिंग लाइट्स दिख रही है और हमें पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, और उसे देखने के लिए सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं। और उन्हें देखकर डूगो कहता है, ये तो मैसेजिंग जेड स्लैब्स हैं और आपको याद होगा तो ये उन तीनों एल्डर्स ने ही भेजा था। और तभी ही एम्परर जाकर उन तीनों को नीचे ले आता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, मार्शल डूगो, आपको प्रूफ चाहिए था ना, तो देखो प्रूफ मिल गया। ये सब हेल वैली, पील किंग हॉल और मैरीवुड्स के तीनों लीडर्स ने अपने एल्डर्स के लिए भेजा है। क्या इतना सबूत आपके लिए काफी है? तो डूगो कहता है, हाँ बिल्कुल ये काफी है। एम्परर पूछता है, तो फिर कब आप अपनी आर्मी लेकर उन पर अटैक करने जा रहे हैं? तो डूगो कहता है, मैं पहले ही ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे पहले मैजेस्टी की अप्रूवल लेनी होगी। और तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं इस सबूत को कोर्ट में ले जाऊंगा और लू क्लैन को जरूर जस्टिस दिलवाऊंगा। फिर एम्परर डूगो से कहता है, पर मार्शल, अगर आप कोर्ट में जा ही रहे हैं तो एक चीज रिपोर्ट करना भूलिएगा मत कि इन 3 फैमिलीज के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है। तो डूगो पूछता है, 3 फैमिलीज के पीछे भी कोई है, तो वो कौन है? एम्परर उसे कहता है, वो लोग हमारे जैसे छोटे क्लैन के लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा होंगे, पर मुझे लगता है कि मार्शल डूगो के सामने तो वो लोग चींटी बराबर ही होंगे और उनका नाम है रीजेंट स्टेट। और ये सुनते ही वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और वो लोग भी डर से कांपने लगते हैं। और अचानक से ही डूगो वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं इस पर ऐसे जल्दबाजी फैसला नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं अपने कैंप पे जाकर पहले इसके बारे में सोचना चाहता हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर ही एपिसोड एंड हो जाता है।